Hello everyone, I am Rati Chaudhary, your SST teacher. I am again here and welcome back on my YouTube channel. Today I will teach you SST Class 6 Civics Chapter 3 and that is the Government. गवर्नमेंट के बारे में आप सभी जानते होंगे और अगर आप सभी नहीं जानते हैं तो आज हम इस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड द नीड फॉर इट एंड द डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको ये चैप्टर क्लियर हो सके और मुझे बताएं, कमेंट करें कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। और आई होप आपको ये चैप्टर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और आगे ऐसी और वीडियोस हम और लेकर आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं द गवर्नमेंट। सबसे पहले आपको ये जो आपकी जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो भी इसमें पिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। जो मैंने इसमें पिक्स अपलोड की हुई हैं उसमें पढ़ सकते हैं। अगर बुक नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इसमें लाइन टू लाइन पढ़कर और जो मैं बोल रही हूँ उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक में किस चीज़ के बारे में आपको बताया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड द नीड फॉर इट। सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। गवर्नमेंट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट इन द सिंपल वर्ड्स। ये मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, इजीली आप लोग पढ़ पाएंगे इसको। In simple words, a government is a body that governs. The government can change but not the state. It makes laws and has the power to enforce these laws. The government means to administer or supervise an area of land and a group of people. सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट है क्या। इसकी डेफिनेशन हम सरल शब्दों में मान सकते हैं कि ये एक ऐसा निकाय है, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है कि जो मतलब हमारे ऊपर शासन करता है ना। सरकार राज्य का एक प्रशासनिक अंग है। प्रशासनिक अंग मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है राज्य का, स्टेट का। ठीक है, तो सरकार बदल सकती है लेकिन राज्य नहीं बदल सकता है। सरकार तो चेंज होती रहती है लेकिन हमारा राज्य चेंज नहीं हो सकता। ये अपने नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, ये आपने यहाँ से देखा, इट मेक्स लॉ। पहले तो ये क्या करती है, लॉज बनाती है ना, और क्या करती है, उनको सुपरवाइज करती है कि उन लॉज को लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। उनका पर्यवेक्षण करती है, एक तरह से सुपरवाइज करना। देयर आर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द बॉर्डर ऑफ द नेशन। इट मेंटेन्स कॉर्डियल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। जो ये है क्या करती है, सरकार देश की सीमाओं की रक्षा करती है ना। सरकार की विभिन्न गतिविधियाँ हैं। सबसे पहले सरकार देश की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करती है और क्या करती है, कॉर्डियल रिलेशनशिप मतलब अन्य देशों के साथ, दूसरे जो देश होते हैं उनके साथ एक मित्रता का संबंध बनाए रखती है ना। आपस में मैत्रीपूर्वक जो संबंध होते हैं, मैत्रीपूर्ण, वो बनाए रखती है। इट प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जीवन की रक्षा करती है। इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ इट्स पीपल फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फूड्स, ड्राउट एंड अर्थक्वेक। मतलब कोई भी दैवीय आपदा आ जाती है अगर, तो जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो आ जाती हैं, जैसे सूखा पड़ गया या भूकंप आ गया, सडनली बाढ़ आ जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या करती है सरकार, क्या करती है, अपने जो लोग होते हैं उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करती है ना। उन्हें उस समय उस कंडीशन से कैसे निकाला जाए, उनके खान पान की पूरी व्यवस्था करना, उनके रहने का प्रबंध करना, ये सब किसका काम होता है, गवर्नमेंट का। उसके बाद क्या होता है,
The government also makes arrangement for the education and health of citizens and provide justice to all people. It ensures equality before laws and enough food for the people. उसके बाद क्या, ये कानून के समक्ष समानता और लोगों के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करती है। सरकार इन सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए क्या करती है कि लोगों के एजुकेशन मतलब शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके हेल्थ से रिलेटेड जो हमारे नागरिक हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उनको क्लियर करना, उनकी व्यवस्था करना, एंड प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल पीपल, और सभी लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाती है। इट इंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड एनफ फूड फॉर द पीपल, सभी में समानता हो सभी लोगों में और उनके लिए पर्याप्त फूड की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। और क्या होता है, इन इट द गवर्नमेंट डज नो ऑल द ड्यूटीज़ मतलब एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑफिशियल एंड एम्प्लॉयज़। इन सब कार्य को पूरा करने के लिए क्या होता है, सरकार को किन की आवश्यकता होती है, विभिन्न अधिकारियों की और कर्मचारियों की भी मदद लेनी पड़ती है। द ऑफिशियल्स हैव द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस एंड देन इम्प्लीमेंट देम। उन अधिकारियों को या उन कर्मचारियों को क्या होता है, उनके पास निर्णय लेने और उन्हें लागू करने का पूरा अधिकार होता है। प्रभावी मतलब उनको वो जो उनके अधिकारी होते हैं उनको पूरा अधिकार होता है कि वो कोई भी रूल बना सकते हैं और तुरंत डिसीज़न लें। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेज है एक्ट्स and they acts have the legal legitimacy. Effective governments possess two main attributes, authority and legitimacy. मतलब क्या होता है, प्रभावी सरकारों में क्या होता है, मुख्य विशेषताएं होती हैं, अधिकार होते हैं और उनकी वैधता भी होती है। अब आपका सेकंड जो टॉपिक आया है वो है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब लेवल, सरकार के स्तर कौन कौन से होते हैं, सरकार किन किन स्तर पर कार्य करती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट थ्री डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, द लोकल लेवल, द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल। मतलब एक तो होता है उसका स्थानीय स्तर होता है सरकार का, दूसरा होता है राज्य स्तर पर और तीसरा होता है केंद्रीय स्तर, है ना। लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल, कितने सरकार के स्तर होते हैं, लेवल्स कितने होते हैं, 3। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि 3 लेवल्स पर काम करती है गवर्नमेंट। और देखते हैं कैसे करती है। लोकल गवर्नमेंट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकेलिटी बाय ऑफिशियल सच एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो स्थानीय स्तर पर जो होती है लोकल गवर्नमेंट जो होती है सरकार में, उसमें जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक जैसे अधिकारियों द्वारा किसी इलाके का प्रशासन को दिखाया जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की जिम्मेदारी किसे दे दी जाती है, जिला मजिस्ट्रेट को दे दी जाती है और पुलिस अधीक्षक को। उनके अंडर में, उनकी देख रेख में वो जगह जो है चलती है ना। तो वहाँ पर वो देख रेख करते हैं कि वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है नागरिकों को, किस तरह की उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो उनको प्रोवाइड कैसे की जाएं। अब दूसरी जो आती है लेवल, वो क्या आता है एट द स्टेट लेवल, है ना। तो स्टेट लेवल वी हैव द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्या होता है इसमें, राज्य स्तर पर हमारे पास कौन कौन होते हैं, एक तो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर कहते हैं राज्यपाल को, और चीफ मिनिस्टर होते हैं मुख्यमंत्री, और क्या होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य विधायिका, ये सब शामिल है। ये होते हैं स्टेट लेवल पर देख रेख करने के लिए। स्टेट लेवल पे कौन देख रेख करता है हमारे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधायक। At present, the Union of India comprised of 29 states. अभी वर्तमान में क्या है, भारत संघ में 29 स्टेट्स शामिल हैं। 29 स्टेट्स हैं हमारे।
At the union or the central level, we have the President of India, the Prime Minister and the Union Parliament. और जो केंद्र स्तर पर जब बात आती है सरकार की, तो केंद्र स्तर पर हमारे साथ कौन होता है? हमारे पास भारत के राष्ट्रपति होते हैं, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उसके बाद केंद्र की संसद भी होती है, यूनियन पार्लियामेंट भी होती है। किसी भी प्रकार के मुद्दे जो हैं वो पार्लियामेंट में सॉल्व किए जाते हैं। द गवर्नमेंट एट ईच लेवल हैज़ इट्स रोल डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान, जो प्रत्येक स्तर पर जो सरकार है वो अपनी भूमिका भारत के संविधान द्वारा निर्धारित की गई है, उसी हिसाब से वो अपनी भूमिका निभाती है। मतलब भारतीय संविधान में सभी कुछ वर्णित है कि राज्य स्तर पर सरकार को कैसे काम करना है, केंद्र स्तर पर कैसे करना है, और लोकल गवर्नमेंट को कैसे वर्क करना है। वो सभी हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ही कार्य करती हैं। ठीक है। अब ये थर्ड आपका जो है टॉपिक वो है वाई गवर्नमेंट। मतलब वाई गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, सरकार की ज़रूरत हमें क्यों है। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि आखिर क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है सरकार की। गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट एंड परफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। विदाउट अ गवर्नमेंट the population would be like a disorganized mass with no means of collective action. सरकार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? गवर्नमेंट। और महत्वपूर्ण कार्य भी करती है गवर्नमेंट। सबसे पहले क्या करती है सरकार? क्या करती है? द गवर्नमेंट मेंटेन्स पीस एंड प्रोटेक्ट्स द कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स। सरकार शांति बनाए रखती है और देश को विदेशी आक्रमणकारियों से भी बचाती है। आप ध्यान से सुने सरकार के कौन कौन से कार्य हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से वर्क्स होते हैं गवर्नमेंट के। और मैं एक एक लाइन को आपको डिटेल में समझा रही हूँ, और आप ध्यान से सुने और उसको नोट करें, जिससे फर्दर आप उसे भूलें ना और रिवाइज करने में आपको आसानी रहे। तो गवर्नमेंट क्या करती है? हमें हमारे देश को और विदेशी आक्रमणकारियों से बचाती है और शांति व्यवस्था को बनाए रखती है। ठीक है। नेक्स्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इज़ द गवर्नमेंट्स एसेंशियल फंक्शन, बिकॉज विदाउट लॉ एंड ऑर्डर देयर वुड बी chaos एंड डिसऑर्डर इन द सोसाइटी। दूसरा क्या है इसका काम? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना सरकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, क्योंकि कानून और व्यवस्था के बिना क्या होगा? हमारे समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी। सबसे पहले जो कानून बनाए गए हैं, जो लॉज एंड ऑर्डर्स बनाए गए हैं, उनका पालन करना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर जो देश के नागरिक हैं वो उनका पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, है ना, और अराजकता फैल जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करना बहुत आवश्यक है। अब आगे देखेंगे हम क्या है। ये तो हो गया। अ मॉडर्न गवर्नमेंट हैज़ मैनी अदर फंक्शंस टू परफॉर्म। आधुनिक सरकार के अन्य कई कार्य करने होते हैं। आधुनिक सरकार को, जो गवर्नमेंट प्रेजेंट में चल रही होती है, उसको बहुत सारे वर्क्स करने होते हैं। दे टेक अप मैनी वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, है ना। वे लोगों के लाभ के लिए अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम भी चलाते हैं गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाती है। कई गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं जिससे लोगों को बेनिफिट मिल सके। और दे वर्क फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑल्सो। उसके बाद क्या होता है? भी लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं, जिससे उनका आर्थिक कल्याण हो सके और सामाजिक कल्याण हो सके। दे ओपन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, कैनाल्स एंड सेट अप डिफरेंट इंडस्ट्रीज। क्या होता है? सरकार के द्वारा स्कूल और कॉलेजेस खोले जाते हैं, जिससे
देश के जो नागरिक हैं, भावी जो युवा पीढ़ी है वो पढ़ सके और देश के लिए कुछ कर सके आगे बढ़कर। और सड़कों, पुलों, नहरों का निर्माण भी सरकार द्वारा किया जाता है और बहुत विभिन्न प्रकार के उद्योग भी स्थापित किए जाते हैं जिससे रोज़गार मिल सके लोगों को, है ना। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रोज़गार पा सकें और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उनमें कुछ कार्य कर सकें जिससे उनकी जीविका चल सके आगे, है ना। गवर्नमेंट मेक्स रूल्स एंड लॉज, दिस इज its legislative function. It also enforces the rules and laws, hence it also perform executive function. उसके बाद क्या होता है, सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। ये यहाँ पर एक लाइन रह गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। चिकित्सा सुविधाएं भी सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाती हैं। सरकार नियम और कानून बनाती है, ये नियम और कानूनों को भी लागू किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए ये कार्य समिति भी कहलाती है ना, क्योंकि उसी के द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं और उनको फॉलो करने के लिए नागरिकों को बाध्य किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री interrupt the rules and decide the legal matters, this is called the judiciary। देश की जो अदालतें होती हैं वो इन नियमों की व्याख्या करती हैं। व्याख्या कैसे करती है, मान लीजिए आपने कोई रूल तोड़ दिया और आपको कानून ने उसके लिए सज़ा दी और आपको कोर्ट ले जाया गया, तो वो वहाँ पे आपको बताया जाएगा अदालत के द्वारा कि आपने वो रूल तोड़ा इस वजह से आपको, और आपने ये रूल क्यों तोड़ा, आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है और उसके बाद आपको बताना है कि ये इस रूल के बारे में आपको पूरी जानकारी थी या नहीं थी। तो जो व्याख्या है वो अदालत द्वारा की जाती है और कानूनी मामलों का फैसला अदालत द्वारा किया जाता है ना। कोई भी ऐसा झगड़ा हो जाता है, किसी में डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो मामला कोर्ट जाता है और वहाँ जो अदालत है वो फैसला सुनाती है। इसे न्यायपालिका निर्णय लेने और उद्घोषणा कहते हैं। इसे न्यायपालिका क्या कहती है, निर्णय लेने या उद्घोषणा भी कहा जाता है इसे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन, मैंने आपको बताया था ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। ये देखिए आप, in democratic country like India, the government makes collective decisions for the country by the active participation of all the elected member of the parliament। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सरकारें संसद में सभी निर्वाचित सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से देश के लिए सामूहिक निर्णय लेते हैं। मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे क्या होता है, सरकार कैसे बनती है, सभी नागरिकों के एक मत होने पर ही सरकार बनती है ना। मतलब यहाँ पे सभी अपना अपना मत डालते हैं और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि किसकी सरकार बनेगी। तो सक्रिय भागीदारी जो है वो बहुत ज़रूरी है सभी निर्वाचित सदस्यों की। उसके बाद क्या होता है, कलेक्टिव डिसीजंस आर द वेरी फाउंडेशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कलेक्टिव सामूहिक निर्णय जो होते हैं वो लोकतांत्रिक सरकार की नींव होते हैं, नींव कहलाते हैं। मतलब सभी का निर्णय उसके पक्ष में ज़रूरी है तभी सरकार बनेगी। सामूहिक निर्णय का क्या मतलब है, आप देखते हैं, है ना। कलेक्टिव डिसीजंस मीन्स दैट आफ्टर अ डिबेट और डिस्कशन अ डिसीजन इज टेकन बाय द मेजॉरिटी विच एवरीवन एक्सेप्ट। When our representatives differ in opinion on any matter, such matter shall be decided according to the opinion of the majority. They have special importance of their own in the smooth running of a democratic government। अब हम इसमें देखेंगे, ध्यान से सुनिए कि सामूहिक निर्णय क्या होता है। जो आपको ये कलेक्टिव डिसीजन दिख रहा है ये क्या होता है। कलेक्टिव डिसीजन का मतलब है कि बहस या चर्चा के बाद बहुमत द्वारा
एक निर्णय लिया जाता है। बहुमत कहते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा मिलकर जो निर्णय लिया जाता है उसे सभी स्वीकार करते हैं। जब हमारे प्रतिनिधियों का किसी विषय का पर मत भिन्न हो, ऐसे मामलों का निर्णय बहुमत के द्वारा लिया जाता है ना। तो क्या होता है, बहुमत के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है तो एक डिसीजन जो निकल के आता है वही सही होता है और उसी को सबको मानना होता है। आवर सोसाइटी इज़ डाइवर्स इन ऑलमोस्ट all fields. There is every chance of differences arising between different sections of the people. हमारा समाज लगभग सभी क्षेत्रों में भिन्न है, मतलब लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच मतभेद उत्पन्न होने की पूरी संभावना है। मतलब अलग अलग लोग होंगे तो अलग अलग तरह की बातें होंगी, है ना। उनके विचार भी अलग अलग होंगे, ज़रूरी तो नहीं है सबके विचार सेम हों, इसलिए अलग अलग मतभेद भी होंगे उनमें आपस में कि नहीं मैं ये इसे चाहता हूँ, इसको वोट करूँगा, मैं उसको वोट करूँगा, ये ऐसा है वैसा है, इस तरह के मतभेद आपस में होते हैं। इस तरह के हितों के टकराव से बचने के लिए जो टू अवॉइड सच एज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट, कलेक्टिव डिसीजंस आर द ओनली सॉल्यूशन। मतलब कलेक्टिव डिसीजन मतलब जो एक साथ लिए जाने वाला, अभी मैंने आपको बताया था कि जो कलेक्टिव डिसीजन होता है वो क्या होता है, सामूहिक निर्णय। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि सामूहिक निर्णय लिया जाए जिससे मतभेद ना हो। दिस हेल्प्स टू यूनिफाइंग द नेशन एज इट इनकरेज इक्वलिटी एंड फेयर प्ले, है ना। और इससे क्या होगा, राष्ट्र एकजुट रहेगा और उनमें मतभेद नहीं होंगे। कलेक्टिव डिसीजंस आर द बैकबोन ऑफ ए गुड मॉडर्न डेमोक्रेसी विदाउट विच दे कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ डे। जो हमारा जो सामूहिक निर्णय होता है वो प्रजातंत्र की एक रीढ़ की हड्डी के समान है, डेमोक्रेसी के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान है, जिसके बिना वो एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। मतलब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबका एक साथ डिसीज़न लेना हमारे लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके बिना एक दिन भी सरवाइव करना मुश्किल है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाऊंगी कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आप ये देख रहे हैं इसमें, इस डायग्राम में आपके जो इस चैप्टर में 3 टाइप्स की गवर्नमेंट दी हुई है। एक तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्की गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप। तो इन तीनों को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से देखें और इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें। ओके, तो इसमें तो ज़्यादा दी हुई है, मैं आपको 3 समझाऊंगी जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो गवर्नमेंट के आप सबसे पहले आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी में क्या क्या आता है, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। और आपका दूसरा आता है ये डिक्टेटरशिप, गवर्नमेंट की एक टाइप ये है डिक्टेटरशिप। और उसके बाद है एक है मोनार्की, है ना। मोनार्की में क्या होता है, किंग और क्वीन होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, लोगों का ही शासन जो होता है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाता है, ठीक है। इन डेमोक्रेसी द पीपल हैव अ राइट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या होता है, लोगों को अधिकार होता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना जो राजा है वो खुद चुने, है ना, कि हमारे जो गवर्नमेंट है उस पर कौन शासन करेगा। तो ये उन्हें चुनने का खुद अधिकार होता है, वो वोट के माध्यम से खुद ही चुनते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ है ना। दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। वो उन्हें अधिकार होता है कि वो अपने मत का प्रयोग करके अपना शासक चुने। तो ये होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, इसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है।
और दूसरी टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वो होती है मोनार्की, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें इसे हिंदी में बोलते हैं राजतांत्रिक, है ना, राजशाही शासन जिसे कहते हैं। इसमें राजा या रानी होते हैं। ये देखिए आप, डेमोक्रेसी, इसे ये डिक्टेटरशिप है ना, इसे ऑटोक्रेसी भी कहते हैं। ऑटोक्रेसी में क्या होता है, उसमें एक ही शासक होता है। एक ही शासक का मतलब एक ऐसी सरकार होती है जिसमें कि वो तानाशाह होता है, अपना वो जैसा चाहे वैसा जनता से करवाता है ना, जनता से जैसा चाहे वैसा करवा सकता है। और ये एक ऐसी सरकार है जिसमें पूरी पावर उस एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, उसे जनता नहीं चुनती है, वो स्वयं बनता है और उसके हाथ में पूरी शासन होता है। और इस गवर्नमेंट पर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी दबाव नहीं होता है। ऐसी गवर्नमेंट का उदाहरण हम दे सकते हैं, ऐसे नॉर्थ कोरिया में ऐसी गवर्नमेंट है, और सऊदी अरब में, और यूएई जिसे हम दुबई बोलते हैं, वहाँ भी इसी प्रकार की गवर्नमेंट है जहाँ डिक्टेटरशिप होती है या ऑटोक्रेसी कहते हैं इसे, ठीक है। इस प्रकार हिटलर जैसा शासक जो था वो डिक्टेटरशिप का ही एक एग्जाम्पल है ना। अब हम नेक्स्ट जो है वो है आपकी मोनार्की गवर्नमेंट में क्या होता है, ये देखो, मोनार्की में रूल बाय वन, यहाँ पे क्या होता है, मोनार्की में शासन होता है जहाँ पर राजा होते हैं, है ना, केवल राजा ही सभी डिसीजन लेते हैं मोनार्की में, और मीन्स राजा या रानी ही सर्वे सर्वा होते हैं इसमें। राजा जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता है। राजा कैसा होता है मोनार्की में, राजा कोई जनता नहीं चुनती है उसे, वो क्या होता है, या तो वो अपने वंशानुगत बना हुआ होता है, मतलब एक राजा की डेथ हो गई तो उसका बेटा बन गया, फिर उसकी डेथ हो गई तो उसका बेटा या बेटी बन गए, इस तरह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते चले आते हैं। या फिर राजा कैसे बनते हैं, मान लीजिए किसी राजा को हरा दिया तो उसकी ज़मीन अपने अधीन कर ली, उसका राज छीन लिया और वहाँ के राजा बन गए। या तो राजा को युद्ध में हरा कर वह राजा बनता है, या फिर वो वंशानुगत राजा बनते चले आते हैं, है ना, मोनार्की गवर्नमेंट में। तो वो राजा रानी होते हैं इसमें, और वही राज्य करते हैं जनता के ऊपर। हमारे देश में भी अंग्रेज़ों से पहले राजा रानी हुआ करते थे, और वो गवर्नमेंट हमारे जनता पर राज्य करते थे, है ना। तो ये 3 तरह की आपको मैंने आज समझाई, इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्की और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं कि जो ये इसमें दिया है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना, लास्ट टॉपिक, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, इसमें क्या होता है, कोई भी जो सिटीजन है, नागरिक है कोई भी इन इंडिया, द राइट टू वोट इज़ गिवन टू एवरी सिटीजन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। द यूनाइटेड नेशंस इज इट्स आर्टिकल 21 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफाइंस फ्रेंचाइज एज ह्यूमन राइट, है ना। इसमें क्या किया है, यूनाइटेड नेशन ने आर्टिकल 21 में जो किसी भी देश का नागरिक है, भारत में क्या किया गया है कि जो भारत का नागरिक है, अगर वो 18 साल की एज का है, 18 साल क्रॉस कर चुका है या 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है, तो वो उसे राइट टू वोट है, मतलब उसे वोट देने का समान अधिकार प्राप्त है। ये कहलाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना। इसे शॉर्ट में हम UAF भी कहते हैं। means that right to vote is available to all adult citizen of a country without any discrimination on the basis of caste, color, creed, religion, gender, property and place of birth। मतलब उन्हें वोट देने का पूरा अधिकार है, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना कास्ट को लेकर, ना उनकी जाति को लेकर, ना उनके रंग को लेकर,
ना धर्म को लेकर, ना उनके जेंडर को लेकर, और ना ही प्रॉपर्टी या जन्म स्थान या किसी भी चीज़ को लेकर उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर किसी को समानता का अधिकार प्राप्त है। जो 18 साल की आयु कंप्लीट कर चुका है वो वोट दे सकता है ना। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये आपका पूरा चैप्टर मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।